अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर रहता है उसको हमें कंप्लीट करना है। और मैं आपको पहले रिपीट कर दूं कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ चुके हैं और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और आपको पता है कि हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है स्ट्रेटजी। और इसके अंदर हमने लास्ट टाइम देखा था कि स्ट्रेटजी होती क्या है। स्ट्रेटजी क्या, बेसिकली हमने देखा था कि जब जो भी मैनेजर होता है वो अपने गोल को, वो कंपनी के गोल को या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो भी काम कर रहा होता है, जो भी एक्शंस उठाता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटजी। सो एक्शंस लिए क्यों जाते हैं? तो एक्शंस लेने का मतलब होता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो या आपकी प्रॉफिट के अंदर टाइम टू टाइम ग्रोथ हो। तो ये स्पीडी परफॉर्मेंस गेन करने के लिए हम एक्शंस लेते हैं। और वो एक्शन किस किस तरह के सकते हैं, किस किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है। कंपेटिटिव एडवांटेज आपको गेन करना पड़ता है। कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करके आप क्या कर सकते हैं, अपने रिवाइवल से बेटर हो सकते हैं। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी जहाँ पे वो लैक कर रहा है, जहाँ पे उसमें आप स्ट्रांग होने के बाद, एक कंपेटिटिव एडवांटेज लेने के बाद उसको सस्टेन करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और उसमें आसानी से जितने बैरियर्स आ रहे होते हैं उस बैरियर्स को ओवरकम करके उसमें बेटर होके अपने रिवाइवल से बेटर करके उसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके लीगेसी कंसल्टेंट्स के अंदर, तो आप उसके अंदर बेटर हो सकता है। उन्होंने एक डायग्राम आपको दिखाई थी जो आपको बहुत अच्छी यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी कि डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी हासिल करने के बाद हमें कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है, जो कि किसी फॉर्म में भी हो सकता है। लो कॉस्ट में हो सकता है कि आप तो कॉस्ट कम पड़ रही है अपने कंपेटिटर से, या फिर आपको प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, जिसमें आप अपनी सुपीरियर परफॉर्मेंस गेन कर रहे हो इन दोनों की वजह से। सो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी हमने देखा था कि बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी क्या होता है। बिजनेस के लेवल के ऊपर वो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है जो कि लो लेवल स्ट्रेटेजी भी होती है, जिसमें आप अपनी कॉस्ट को कम करते हैं और जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम होने की वजह से आप अपनी मर्जी से प्राइस सेट करते हैं। और इसके बाद आप इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल का मीनिंग क्या होता है? जब आप बल्क में बनाते हो, जब आप बहुत ज़्यादा बनाते हो, तो इसका फ़ायदा आपको क्या होता है? इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आप प्राइस सेट कर सकते हो अपनी मर्जी से, आपको कॉस्ट कम पड़ रही होती है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आप अपने आप को डिफरेंट करते हो, अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट करते हो, जिसमें आपको फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जो बायर होता है, जिसने परचेज करना होता है, उसको एक यूनिक चीज़ नज़र आ रही होती है जो कि उसका आपका कंपेटिटर नहीं दे रहा। तो आप जैसे ही डिफरेंशिएट करते हो अपनी प्रोडक्ट को, ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो अपने बिजनेस के अंदर, तो आपको इसका एज मिलता है, आपको इसका फ़ायदा होता है। यहाँ पे बहुत अच्छी मैंने डायग्राम लास्ट में लेक्चर में हमने देखी थी कि डायग्राम बताई गई है यहाँ पे कि जैसे हम लेफ्ट साइड पे इकोनॉमी ऑफ स्केल गेन करते हैं तो हमें कॉस्ट कम, जैसे हम बल्क में बनाते हैं तो हमें कॉस्ट कम पड़ती है। इसी तरह से जैसे कॉस्ट कम पड़ती है तो हम अपनी मर्जी से प्राइस सेट कर सकते हैं, तो उसकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ जाती है और हाई प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ होती है इसके अंदर हमारी। यहाँ पे उन्होंने एक और डायग्राम बताई थी जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा बेसिकली हमारा चल क्या रहा है। तो भी हमें मेन जो पढ़ना है, जिस चीज़ को टारगेट करना है, उसको देखते हैं ताकि हम एज सुन एज पॉसिबल अपना चैप्टर ख़त्म कर पाएँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको ख़त्म कर देंगे। बस स्टार्ट करते हैं सेगमेंटिंग द मार्केट। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मार्केट की सेगमेंटेशन बनानी पड़ेंगी हमें। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर मार्केट को सेगमेंट करना पड़ता है एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरह की चीज़ों के अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना होता है, सेगमेंट्स चूज़ करने होते हैं। इसको हम डायरेक्टली टारगेट करेंगे। फोकसिंग स्ट्रेटजी सर्विंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेगमेंट्स, कि हम कुछ खास बंदों को ही टारगेट करेंगे। मतलब कि हम सिर्फ 20 से 30 की एज के लोगों को भी टारगेट करेंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपको सेगमेंटिंग करनी पड़ती है, मार्केट को तोड़ना पड़ता है, मार्केट को छोटी छोटी सेगमेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि आप उसको टारगेट करके जब उस पर अच्छे से आप अचीव कर लेते हो तो आप फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हो बाकी सेगमेंट्स के अंदर, या फिर आप इस सेगमेंटेशन इस में भी हो सकती है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ कराची के अंदर या फिर लाहौर के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सेगमेंट्स बनाएंगे जहाँ पे हम अपनी मार्केट को बेटर करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम बाकी शहरों को टारगेट करेंगे, क्योंकि एकदम से कि हर एक चीज़ को टारगेट करना वो नुकसानदेह हो सकता है। सो ये स्ट्रेटजी होती है कि आप ये करते हो कि सेगमेंटेशन बना लेते हो। बोर्ड मार्केट स्ट्रेटजी सर्विंग द एंटायर मार्केट, एक तरह से होता है कि बोर्ड मार्केट स्ट्रेटजी। अब आप या तो पूरी इकोनॉमी को हर जगह पे स्टार्ट कर लो या फिर आप सेगमेंट्स बना लो। तो आप जिस तरह से भी करना चाहो वो आप कर सकते हो ताकि आप अपने मार्केट से शेयर को गेन करने के लिए ये स्ट्रेटजी अपनाओ, इसमें आप बेटर हो सकते हो। इसके बाद लो कॉस्ट डिफरेंशिएशन फ्रंटियर, इसमें क्या होता है? वैल्यू इनोवेशन। आपने कोई ना कोई चीज़ ऐड की होती है। इनोवेशन का मतलब
इन्वेंशन और इनोवेशन का कॉन्सेप्ट आपको एज ए बिजनेस स्टूडेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए कि इन्वेंशन क्या होती है और इनोवेशन क्या होती है। इन्वेंशन बेसिकली होती है कि जो चीज़ पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जो चीज़ पहले बनी नहीं है, वो चीज़ बना देना। साइंटिस्ट जो है नॉर्मली इन्वेंशन करते हैं और हम लोग जो कंपनीज होती हैं वो इनोवेशन करती हैं कि जैसे मोबाइल ऑलरेडी बना हुआ है और कैमरा बना हुआ है, तो दोनों को मिला दिया तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम इनोवेशन कहते हैं। तो आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर लोअर कॉस्ट के अंदर कुछ ऐसा इनोवेट करना है, कुछ ऐसा इनोवेशन लेके आनी है तो क्या आपकी कंपेटिटर से बेटर हो। लो कॉस्ट डिफरेंशिएशन, जिसमें आप क्या करते हो, डिफरेंशिएट करने के बाद फ्रंटियर हो जाते हो। यूजिंग इनोवेशन टू परफॉर्म मोर वैल्यू, मतलब हमारा जो कंपेटिटर है वो कैमरा दे रहा है 8 मेगापिक्सल, तो हम उसको 13 मेगापिक्सल पे कन्वर्ट करेंगे और इसी कॉस्ट में देंगे ताकि लोग हमारी तरफ आए। यूजिंग इनोवेशन टू ऑफर मोर वैल्यू एट अ लोअर कॉस्ट देन कंपेटिटर्स, कि हमें कॉस्ट कम पड़ती है, हमें ये 13 मेगापिक्सल हम आसानी से दे सकते हैं, तो हम क्यों ना इसको देने के सेम प्राइस में हम इसको बढ़ा दें अपने कैमरे को अपने मोबाइल के अंदर, ताकि हम उसके खिलाफ ये स्ट्रेटेजी अपना के हम उसमें बेटर हो सके। इसके बाद क्या है, इन्होंने एक डायग्राम दिखाई है, तो आपकी बुक में आपको डायग्राम मिल जाएगी, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ब्रॉड, लो कॉस्ट, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट जो है वो एक बहुत बड़ी ऑनलाइन कंपनी है, जैसे अमेजोन है और ईबे है, इस तरह की कंपनीज हैं। तो वॉलमार्ट भी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसपे आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो। तो ये लोअर कॉस्ट के अंदर डिफरेंशिएट, अब ये इसको समझने के लिए आपको ठीक ठाक वो रीडिंग करनी पड़ेगी। सो हम आपने पीछे जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम देख ले रहे हैं डिटेल से, तो क्या हमें क्लियर हो जाएगा। तो हमें बेसिकली ये सेगमेंटेशन बना रहा है, बेसिकली यहाँ पे सेगमेंट्स बना रहा है। सेगमेंट्स बनाने के बाद वो क्या कर रहा है कि वो एक पर्टिकुलर टारगेट एरिया को टारगेट कर रहा है, या फिर वो एक पूरी की पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को टारगेट कर रहा है। अब देखो, आप फिजिकल आपकी शॉप है, ठीक है, तो आपने लाहौर में 3 शॉप्स खोलनी है डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, डिफरेंट बाजार के अंदर। तो आपकी 4 ब्रांच में जो सिर्फ लाहौर में ही है, तो ये बाहर नहीं जा सकती। आप चाहते हो कि यार मैं जो हूँ ना पूरे पाकिस्तान को टारगेट करूँ, तो आप जो दूसरी स्ट्रेटजी में जाना चाह रहे हो जिसमें आप पूरे पाकिस्तान को एक ही जगह टारगेट करना चाह रहे हो, तो आप वॉलमार्ट की तरफ जाते हो। आप क्या करते हो, ऑनलाइन खोलते हो और पूरे पाकिस्तान में आप कह देते हो कि आपकी जो है पूरे पाकिस्तान को ऑफर कर देते हो आपके हमारा ये लाहौर में ये ब्रांच है और आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो ये बिजनेस सर्विस स्ट्रेटजी बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करना या फिर एक बड़े एरिया को टारगेट करने को कहते हैं हम। इसके बाद क्या है, इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे डायग्राम्स ऐड की हुई है, यूजिंग इनोवेशन टू ऑफर, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि आप कंपेटिटर से बेटर होते हो। तो मैंने आपको बता दिया है, इसके अंदर आपको समझने के लिए एफिशिएंसी फ्रंटियर, आप एफिशिएंट होते हो, वॉलमार्ट पे काम करते हो या कमार्ट स्टेज के अंदर। मतलब बेसिकली जो आपको लास्ट एग्जांपल दिए मैंने, इस थोड़ी सी ये हार्ड है जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपको समझ भी नहीं आएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको डायग्राम, क्योंकि नेक्स्ट भी एक डायग्राम आ रही है, तो आप अपने दिमाग के अंदर ये रखें कि आपने इनोवेशन लेके आनी है टाइम टू टाइम। आपने अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट को बेटर करना है अपने किसके अगेंस्ट, अपने कंपेटिटर के अगेंस्ट। जैसे ही आप अपने कंपेटिटर के अगेंस्ट अपनी प्रोडक्ट को बेटर करते हैं तो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि आप जो है बेटर हो जाते हो अपनी उसके, आप मार्केट शेयर गेन कर लेते हो। सो आपके लिए बेटर होता है ये। फर्दर यहाँ पे दिखाया गया है, आपको कुछ डिपार्टमेंट दिखाए गए हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है, जो भी आप बनाते हो, जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हो, जो भी आपने बनाई है, आपने कॉस्ट कम करनी है, मैनेजमेंट ठीक करनी है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की, जो आपको हिरार्की स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहाँ पे आपके पास R&D है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट। अब आपके पास R&D से रिलेटेड देखो, आपका R&D सबसे इम्पोर्टेंट जो है डिपार्टमेंट होता है। R&D का बेसिकली मतलब क्या होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपके पास एक कंपनी है और उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जो कि आपकी नई नई प्रोडक्ट्स बनाता है, जो आपकी नई नई प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा होता है, उसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अंदर जो आपकी प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन आती है, प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन करते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट में चेंजेस लेके आते हो, तो वो R&D करता है। तो R&D के लिए जो आप हायरिंग करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। प्रोक्योरमेंट जो आपकी होगी किसके अंदर, जो आपकी R&D के अंदर होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आप वैसे बंदों को सिलेक्ट करें जो आपकी R&D को स्ट्रॉन्ग करें अगेंस्ट द वीक,
वीक करने के बजाय वो आपके R&D सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। सो आफ्टर दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है आपका, जिसमें वो कह रहे हैं लॉजिस्टिक्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा आपका आपकी ह्यूमन स्किल जो होती है उसके अंदर उनका दिमाग इतना नहीं चल रहा होता जितना उनके हाथ तेज चलने चाहिए। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आपको जो इस तरह के बंदे चाहिए होते हैं, अगर आपकी स्टील मिल है तो उसके अंदर वो फिजिकली वो बंदा स्ट्रांग हो, जिसको फिजिकली वो आपको एक अच्छा एज दे, एक अच्छा काम करे। मतलब ये नहीं है कि वो आधे घंटे के बाद कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं थक गया, मैं इतनी बड़ी चीज़ें नहीं उठा सकता। तो फिजिकली स्ट्रांग बंदे जो हैं वो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए चाहिए होते हैं। इसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स, इसके लिए आपको ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपको मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट कैसे स्ट्रांग हो सकता है, जितना आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा, जितनी आपको मार्केट के बारे में नॉलेज होगी, जितनी आप उसके बारे में अच्छी से अच्छी नॉलेज होगी, उसी तरह से आप मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट को बेटर कर सकते हैं। तो ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं जो आप अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐड करते हैं। लास्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विसेज। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होता है, आपका डिपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि कस्टमर सर्विसेज जिसमें हमें देनी होती है। जब आप देखते हो कि बैंक में जाते हैं जब हम, तो हमें नजर आता है कि वहाँ पे बेशक वो एक हम जो नॉर्मल तो होता है कि वो एक बीकॉम होल्डर होता है, या बी के या BBA होता है, या बीकॉम होता है, या फिर वो MBA होता है, मैनेजर या कुछ भी होता है। पर लेकिन उनकी ड्रेसिंग से पता चलता है कि ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। सो तो वो उनको बात करने की सेंस होती है, उनकी ड्रेसिंग अच्छी होती है, वो आपके साथ बदतमीजी से बात नहीं करते। तो ये आपका ह्यूमन कैपिटल होता है जो आपको बता रहा होता है कि हमें इस तरह की हायरिंग करनी है, इस तरह के बंदों को लेके आना है जो कि हमारे कस्टमर सर्विस को बेटर करेंगे। क्योंकि बैंक के अंदर सारा कस्टमर सर्विस का काम है। अगर कस्टमर सर्विस बेटर होगी तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ होगी। अगर वो बैंक का जो नुमाइंदा है जिससे हम जाके बात करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, अगर वो आपसे बदतमीजी से बात करते हैं तो आप कभी भी उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे, कभी भी उसके पास दोबारा जाके वो चीज़ नहीं करेंगे, उस बैंक के पास नहीं जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर बेटर कर सकते हैं। R&D के अंदर आपकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो बड़ी ध्यान से होनी चाहिए। उसके बाद आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैंने आपको बताया, उसके बाद आपके इन्फॉर्मेशन सिस्टम मार्केटिंग में स्ट्रांग होना चाहिए, और आपकी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आपकी कस्टमर सर्विस स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसके अंदर आप कहीं पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो डिफरेंट जगहों के ऊपर आप स्ट्रेटेजी को। इसके बाद कह रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। अब वो क्या कह रहा है, कंफिगरिंग द वैल्यू चेन। अब एक वैल्यू चेन क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज में हमने देख ली है, जो हमने पीछे देखी है सारी प्राइमरी एक्टिविटीज थी। Activities having to do with the design, creation and the delivery of product, it is marketing and support after the sales services। वो कह रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज जो कि डिजाइन, क्रिएशन और डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपके जो लेके आने वाले मार्केट में होते हैं उसे हम बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर करते हैं। एंड इट्स सपोर्ट एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। और वो जब आप प्रोडक्ट को ले आते हो मार्केट के अंदर, बेसिकली R&D ने बनानी है और उसी को मार्केट में लेके आना, और उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट ने उसको हैंडल करना है, किस तरह से उसकी सेल इंक्रीज की जाए। एंड ऑल दैट R&D ने अपना काम कर दिया, एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट बना दिया, अब उसको सेल करना भी काम होता है। प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या होता है कि वो सारे डिपार्टमेंट जो मिल के काम कर रहे होते हैं और उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको हम प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। इसके बाद सपोर्ट एक्टिविटीज क्या होती है, एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड इनपुट दैट अलाउ टू प्राइमरी एक्टिविटीज टू अकर। ऐसी सारी एक्टिविटीज जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज को हेल्प कर रही होती हैं, उसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रही होती है, उसे हम सपोर्ट एक्टिविटीज कहते हैं। कंपेटिटिव एडवांटेज एंड स्ट्रेटेजिक फिट। इसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह से कंपेटिटिव एडवांटेज, और ये आपको यहाँ पे सिर्फ एक हेडिंग ही मिल रही है क्योंकि आपकी बुक के अंदर डिटेल में लिखा हुआ है इससे रिलेटेड कंपेटिटिव एडवांटेज। अब आपको कंपेटिटिव एडवांटेज आपको रीडिंग में आप मिलेगा, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन भी नहीं है कि आपने जो कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करना है उसकी वो कब मिलेगा, जब आप अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छे तरीके से फिट करके आप उसको अप्लाई करेंगे, उसको अपने जो भी आपका जिस चीज़ के अंदर आप एज लेना चाह रहे हैं, जिसको आप बेटर करना चाह रहे हैं, उसमें आप इंसर्ट करेंगे। जैसे वो अच्छे से इनपुट हो जाएगा तो वो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। इसके बाद है कंपेटिटिव टैक्टिक्स। अब यहाँ पे हमें दो तरह के टैक्टिक्स, बेसिकली कंपेटिटिव टैक्टिक्स होते क्या हैं। बेसिकली कंपेटिटिव टैक्टिक्स का मतलब है वो प्लान, वो चीज़ें जो हम अपने कंपेटिटर के अगेंस्ट करते हैं। एक्शन दैट मैनेजर्स टेक टू ट्राई टू आउट मैनेज रिवाइवल इन द मार्केट। तो मार्केट में जो एक्शन लेता है मैनेजर अपने रिवाइवल के अगेंस्ट, उसको हम कंपेटिटिव टैक्टिक्स कहते हैं। टैक्टिकल प्राइसिंग डिसीजन, तो आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं, आपको कुछ इस तरह की चीज़ें फॉलो करनी होती हैं जिसमें आप
डिसाइड करते हैं कि आपको प्राइस के ऊपर, दो चीज़ों के ऊपर आप अपने कंपैटिटर के अगेंस्ट जा सकते हैं, अपने कंपैटिटर से बेटर हो सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे बताया। एक है प्राइसिंग डिसीजंस, कि आप प्राइस पे डिसाइड करें कि यार हमें किस तरह से कॉस्ट कम करनी है, किस तरह से हमें इकोनॉमी ऑफ स्केल को गेन करना है, और किस तरह से हमें प्राइस पे अपना एक मोनोपोली क्रिएट करनी है कि जो प्राइसिंग वो नहीं दे रहे वो हम आसानी से दे पाएँ। जिस तरह से प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट वो दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो 8 मेगापिक्सल कैमरा दे रहे हैं, तो हमें किस तरह से, अब आसान तो नहीं होगा कि हम आसानी से बात कर रहे हैं कि 13 मेगापिक्सल हम ऐड कर देंगे और हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर, इतना आसान तो नहीं होगा। तो इसके लिए आपके लिए लाजमी क्या है कि आप सोचें, डिसाइड करें कि किस तरह से आपको ये लेके आना है, किस तरह से आपने डिसाइड करना कि प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन लेके आनी है। इसके बाद है, अब यहाँ तक जो है वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम इसको क्लियर करें और उसको स्ट्रांगली उसको बात करें। तो अभी जो है मैं आपको जितना भी हमने पढ़ा, ताकि आपकी रिवीजन के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये इसलिए रिपीट मैं बार बार इसलिए करता हूँ ताकि आपको जो हम पढ़ रहे होते हैं जब तक वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करेगा, जब तक वो एक दूसरे से मिलेगा नहीं, तब तक आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। दोबारा से मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर 1, जो हमने जब से चैप्टर स्टार्ट किया, और कंपेटिटिव टैक्टिक्स तक जितना भी बनता है उसको मैं रिपीट करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ भी रिपीट ना करूं, अगर टाइम हुआ तो मैं आपको ज़रूर रिपीट कर दूंगा, अगर वो जल्दी ख़त्म हो जाता तो। पर लेकिन कोशिश करूंगा ये जो लेक्चर्स हैं, इन दो लेक्चर को मैं समझ करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको सारी बात समझ आए कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू के अंदर ही हैं जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। हम बेसिकली पढ़ रहे हैं चैप्टर 6, जो कि स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी बेसिकली होती है कि जो भी मैनेजर एक्शन लेता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, जो भी प्लान बना रहा होता है, जो भी काम कर रहा होता है, उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं। स्ट्रेटजी बेसिकली बनाई की जाती है, प्लान्स बनाए गए जाते हैं। वो से उन्होंने दो चीज़ें वहाँ पे डायग्राम में बता दी हैं आपको। एक तो है हाई प्रॉफिटेबिलिटी गेन करने की, सुपीरियर परफॉर्मेंस रिक्वायर्स। इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर होती हैं, जिसके अंदर हमें हाई प्रॉफिटेबिलिटी है तो दें, यहाँ पे ग्रोथ इन प्रॉफिट ओवर टाइम, यहाँ पे हम टाइम टू टाइम अपने प्रॉफिट को गेन करें। मतलब हमारे मकासद हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मकासद है कि प्रॉफिटेबिलिटी को गेन करें, हाई करें, या ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ करें। मतलब दोनों के अंदर हमारा हमने पहले भी मैं आपको डेफिनेशन बताई है बिजनेस की, कि पहले होता था कि टू अर्न प्रॉफिट, और अब क्या होता है तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो ये बिजनेस के क्या है, बेसिकली ये बिजनेस के गोल्स हैं, जो जिसके अगेंस्ट अगर मैनेजर काम कर रहा है तो इसको हम स्ट्रेटेजी का नाम देंगे। इसी तरह से अगर हमें ये गेन करना है, अगर हमें कंपेटिटिव, अगर हमें इसके गोल को अचीव करना है, तो हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं अपने कंपेटिटर के अगेंस्ट। तो हम मिड से चलते हैं। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि जो आप ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर आपका आपका रिवाइवल, आपका कंपेटिटर लैग कर रहा होता है, उस चीज़ को हम गेन कर लेते हैं, उस चीज़ में हम स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इस स्ट्रांगनेस की वजह से, स्ट्रांग होने की वजह से हमें फ़ायदा क्या होता है? हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अपने कंपेटिटर के अगेंस्ट एडवांटेज ले लेते हैं, हम अपने कंपेटिटर के अगेंस्ट फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। तो इससे हमें एक मार्केट में एक एज मिल जाता है, जिसकी वजह से हम मार्केट में ये कर सकते हैं कि हमें अब आसानी से अपने कंपेटिटर के अगेंस्ट सेल कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें तो होगी, हमने डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी गेन कर ली, और उसके बाद हमने कंपेटिटिव एज ले लिया, कंपेटिटिव एडवांटेज हमें मिल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपने इसको सस्टेन करके रखना होता है। सस्टेन करने का मतलब क्या है कि आपने ये गेन तो कर लिया, आप सस्टेन करने का मतलब है कि आपने इसको बरकरार रखना है, कि आपने ये कंपेटिटिव एडवांटेज आसानी से अपने कंपेटिटर को हासिल करने नहीं देना, ताकि आप क्या कर सको, ताकि आप मार्केट में एक बेटर शेयर गेन कर सको। तो इसके लिए उन्होंने कुछ बैरियर्स आपको फेस करने पड़ेंगे। तो उन बैरियर्स के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें, अपना फाइनेंस तैयार रखें। आपने इतना आसान नहीं होता कि वो आसानी से आपने सोच लिया कि वो इसमें वीक है, मैं इसमें स्ट्रांग हो जाऊंगा। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और प्रायर इन्वेस्टमेंट ही आपको हेल्प करती है। जितना जल्दी आप उस चीज़ को गेन करते हैं, जितना जल्दी आप उस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, तो आपको उसके अंदर फ़ायदा होता है, और आप कंपेटिटिव कॉम्पिटेंसी को गेन करके उसमें स्ट्रांग होके आप क्या कर सकते हैं, आप बेटर हो सकते हैं, आप कंपेटिटिव एज हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपको फायदा होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो है वो हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी डायग्राम बना के दी है यहाँ पे, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज, सबसे पहले डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज आ रहा है। अगर हम डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज इसको गेन कर लेते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें क्या हासिल होता है, कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाता है, अपने कंपेटिटर से हम बेटर हो जाते हैं।
और उसके बाद हमें ये किस किस फॉर्म में हो सकता है, उन्होंने जहाँ पे 2 एग्जांपल दे देंगे। तो आप कॉस्ट को कम कर लेते हैं या फिर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या आप अपनी प्रोडक्ट को बेटर कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ों में बेटर होने के बाद आपको सुपीरियर परफॉर्मेंस मिल जाती है, आप उनसे बेटर हो जाते हैं। आपको जो ऑर्डर है कस्टमर का, आपकी कस्टमर की वैल्यू बढ़ जाती है, आपके पास कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं, आपकी बेसिकली मार्केट की एक ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ये बहुत अच्छी डायग्राम है। अगर आप पीछे का जितना भी 4-5 स्लाइड से समझना है तो ये आपको क्लियर कर सकते हैं। आफ्टर दैट बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। यहाँ पे अगर बिजनेस लेवल के ऊपर आप स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि यहाँ पे इन्होंने 3 तरह की स्ट्रेटेजीज बताई हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी बेसिकली होता क्या है कि जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे होते हो, ठीक है, उसमें आपने कुछ डिसीजन लेने होते हैं अपने कंपेटिटर्स के अगेंस्ट, उनका कंपेटिटिव एज हासिल करने के लिए उनके अगेंस्ट। इसे हम बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज कहते हैं। लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी प्राइस कम कर सकते हो। उसमें आप एक चीज़ ले सकते हैं कि आप इकोनॉमी ऑफ स्केल की तरफ जा सकते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल की तरफ जाने का मतलब ये है कि आप जैसे बल्क में बनाते हैं, जब आप चीज़ बल्क में बनाते हैं तो आपको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ती है। पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ने की वजह से आपको फायदा क्या होता है कि आप प्राइसिंग अपनी मर्जी की सेट कर सकते हैं। और लास्ट में डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, जिसमें आप अपनी कंपैटिटर से अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी डायग्राम बनाई गई है। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ये डायग्राम आपको लास्ट का सारा कॉन्सेप्ट बता देगी, क्योंकि बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर है। इसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले इकोनॉमी ऑफ स्केल की तरफ जाते हो, बल्क में चीज़ बनाते हो। जैसे आप बल्क में चीज़ बनाते हो तो इसका फायदा क्या होता है कि आपकी लोअर कॉस्ट, आपको कॉस्ट कम पड़ती है। कॉस्ट कम पड़ने की वजह से आपकी प्राइजेस जो हैं वो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। प्राइजेस अपनी मर्जी से सेट करने के बाद आपको ये फायदा होगा कि आपकी जो प्राइस है वो अगर कम लगाना शुरू करेंगे अपने कंपेटिटर्स के अगेंस्ट, तो आपको इसका फायदा क्या होगा, आपको इसमें फायदा होगा कि आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ग्रोथ आ जाएगी। इसके बाद एक और चीज़ बताई हुई है, या तो आप क्या करें, मॉडरेट और नो प्राइस इंक्रीज, या तो आप प्राइस इंक्रीज ना करें या फिर आप इंक्रीज करें प्राइस मोर देन कॉस्ट। शुरू में जब भी आप याद रखेंगे, जब भी आप चीज़ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप कुछ टाइम तक अपने प्रॉफिट को नहीं देख रहे होते, अपनी प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर स्टेबल होने को सोच रहे होते हैं कि किसी तरह से ये मार्केट का शेयर गेन कर ले। 1 साल 6 महीने जब ये मार्केट का शेयर गेन कर लेगा तो मुझे पता कर लेगा कि आप लोग इसके ऊपर यानी इतमाद करते हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर लोग इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं। उसके बाद हम अपनी प्राइसिंग इंक्रीज करेंगे। तो ये भी स्ट्रेटजी होती है कि शुरू में हम अपनी प्राइसेस कम रखेंगे, $1-2 प्रॉफिट, $1-2 या रुपीज़ प्रॉफिट कमा लेंगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, प्राइस बढ़ाएंगे नहीं पर। लेकिन जैसे ही हम समझ लेते हैं कि अब जो है हमारा मार्केट शेयर बहुत स्ट्रांग हो गया है, लोग जो है ले रहे हैं प्रोडक्ट, तो अब हम आसानी से क्या करेंगे, अपने प्राइस को बढ़ाएंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे, उसमें हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। इसके बाद हमने सेगमेंटेशन देखे हैं। मैंने तो बताया कि 2 तरह की चीज़ें, या तो आप सेगमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजी, या तो आप ब्रॉडर लेवल मार्केट को टच कर सकते हो, या फिर आप एक पर्टिकुलर सेगमेंटेशन मतलब एक पर्टिकुलर मार्केट को, पर्टिकुलर कह लो कि एरिया को या पर्टिकुलर एज के लोगों को आप कर सकते हैं। इसमें आपको आसानी हो जाती है काम करने में। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके पास अगर बजट ज़्यादा है, अगर आप एक ही दफ़ा टारगेट करना चाह रहे हो, आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप कहते हो मैं एक ही दफ़ा टारगेट करूँगा, मैं किसी छोटे लेवल के ऊपर नहीं करूँगा, मैं बड़े पैमाने पे करूँगा और मैं जो है एक ही दफ़ा बड़ी पार्ट 6 से 8 सिटीज़ को टारगेट करना चाह रहा हूँ, और वो आप ऑनलाइन का एक सिस्टम बना के आप उसको टारगेट करते हैं। ये एक स्ट्रेटजी होती है जो सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग होती है। इसके बाद लो कॉस्ट डिफरेंशिएट फ्रंटियर, इसमें बता रहा है कि आपको इनोवेशन लेके आनी होती है। बेसिकली हमने इसमें 2 स्लाइड ही देखी जो आप डायग्राम नजर आ रही है आपको। आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन इनोवेशन लेके आनी होती है। जब आप इनोवेशन लेके आते हो तो तभी आप अपने कंपेटिटर से बेटर होते हो, अपने कंपेटिटर्स के अगेंस्ट और एज गेन करते हो। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 स्ट्रेटजीज हैं। या तो आप सेगमेंटेशन इस तरह की बनाएं कि आप सबको टारगेट कर रहे हैं, या तो आप 4-5 सिटीज़ को एक ही दफ़ा टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप ये जितनी भी सिटीज़ हैं उसको, जितनी भी सिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं उसमें एक को कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर एरिया को कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी आप अपना के आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एक तो है कि आप फिजिकली बेच रहे हो, ठीक है। फिजिकली बेचने का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर मार्केट को क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो। लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देते हो तो इसका फ़ायदा क्या होगा आपको? इसका फ़ायदा आपको ये होगा
कि आप एक स्ट्रेटजी को टारगेट कर सकते हैं, उसको कुछ आपको शायद गेन करना थोड़ा बहुत कॉस्ट बेयर करनी पड़ जाता है, लेकिन आपको इसका लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होता है। आफ्टर दैट उन्होंने एक डायग्राम बताया कि आप किस तरह से अगर ये करते हैं तो आपको हाई प्रॉफिटेबिलिटी, हाई कंपेटिटिव एज मिलता है यहाँ पे डायग्राम के अंदर। और इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम भी इसी को ही एक्सप्लेन करिए, जो कि आपको बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में हेल्प करिए कि वो किस तरह से गेन होता है। सो होप्स हो कि आपको ये कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कोई इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। अगर आप एक दफ़ा स्टडी कर लेंगे, एक दफ़ा कॉन्सेप्ट्स को देख लेंगे, एक दफ़ा उस चीज़ को गुजार लेंगे उस चीज़ से, तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी कि आप उसको कवर कर सकते हो। अगर आगे हमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें नेक्स्ट स्लाइड में सॉरी आपकी एक स्लाइड रह गई है, इसके अंदर क्या है कि आपको बताया था प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज में आप क्या करते हो कि आप R&D को स्ट्रॉन्ग करते हो, आप अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हो। जितने भी आपके इंटरनल होते हैं, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है आपका, जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि आपका R&D डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत उसको जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे वो उतनी अच्छी प्रोडक्ट जो है वो बना के देगा। जितने ही उसके अंदर कैपेबल बंदे होंगे वो उतना ही आपको बेटर जो है वो प्रोडक्ट बना के देंगे, जो कि बाकियों के लिए आसानी होगी। सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो आपका होता है वो आपको हेल्प करता है। तो मैं आपको बताएंगे इसके अंदर किस तरह के लोग होने चाहिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड ऑल दैट। इसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स, जो आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स में बेसिकली आपके R&D और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही प्रमोट करना होता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स को बेसिकली आपने स्ट्रॉन्ग करना है। आपने अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज को स्ट्रॉन्ग करना है, जो आप इनिशियल स्टेज पे अपने बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं। जितनी ये स्ट्रॉन्ग होंगी, जितनी पक्की होंगी, जितना बेटरमेंट होंगी, उतना ही आपके सुपीरियर जो है सपोर्ट एक्टिविटीज आपको मिलेंगी। इसके बाद उन्होंने उसी चीज को ही, जो डायग्राम हमने पीछे पढ़ी है, उसी को ही एक्सप्लेन किया, तो आप ये बुक से आसानी से पढ़ सकते हो। लास्ट स्लाइड जो आपकी है वो ये है कि कंपेटिटिव टैक्टिक्स, कि आप किस तरह से कंपेटिटिव टैक्टिक्स प्लान बनाते हो। ठीक है, दो तरह के उन्होंने प्लान्स को यहाँ पे डिस्कस किया। एक है प्राइसिंग डिसीजंस, या तो आप प्राइसिंग को कम करके प्राइसिंग के ऊपर डिसीजंस करके इसको बेटर कर सकते हैं, या तो आप प्रोडक्ट डिसीजंस कर सकते हैं, वो आप प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लान है, टैक्टिक्स बेसिकली प्लान्स को कहते हैं। या आप प्लान बनाते हो अपने रिवाइवल के अगेंस्ट, या तो प्राइसिंग के अगेंस्ट बनाते हो, या तो प्रोडक्ट के अगेंस्ट बनाते हो। होप्स हो के समझ आ गया होगा आपको। हमने यहाँ तक ही पढ़ा है, बाकी नेक्स्ट जो है लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ऑपरेट लेवल स्ट्रेटेजी क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।